तो गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, आज की हमारी वीडियो होने वाली है सेल इंजरी के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल इंजरी क्या होती है, सेल इंजरी की डेफिनेशन क्या होती है। देन अपन देखेंगे कि सेल इंजरी के कौन कौन से मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं, मतलब कौन कौन सी इंजरी कॉज करती है सेल डैमेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सेल इंजरी की जो मेन डेफिनेशन होती है वो होती, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। क्योंकि देखो, सेल इंजरी की जो मेन डेफिनेशन होती है वो होती है जब भी किसी सेल में स्ट्रेस की वजह से डैमेज होता है तो सेल उसको किस तरीके से रिएक्ट करेगी, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे सेल इंजरी। देखो, इफेक्ट ऑफ वेरियस स्ट्रेस ड्यू टू इडियोलॉजिकल एजेंट टू अ सेल, क्या इफेक्ट जा रहा है सेल में ड्यू टू इंजरी, ड्यू टू एनी इंजरी या फिर स्ट्रेस, क्या इफेक्ट जा रहा है हमारी सेल में, क्या फर्क पड़ रहा है हमारी सेल को ड्यू टू दिस स्ट्रेस। तो देखो, पहले तो आप लोग ये समझ लो कि देखो, अगर एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये सेल नॉर्मल है, एकदम हेल्दी सेल है। अगर हेल्दी सेल में आपने स्ट्रेस डाला, ठीक है, ज़्यादा काम करवाया, जैसे कि आप नॉर्मली बॉडी बिल्डिंग करने आते हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा। तो आप अपने जो मसल्स हैं, जैसे बाइसेप मार रहे हो, ठीक है, तो बाइसेप को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, ठीक है, कि आप भाई तो ज़्यादा काम कर। अब वो उतना काम करने के लिए बना नहीं है, तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, सबसे पहले तो अडेप्ट करने की कोशिश करेगा माइल्ड फॉर्म में, ठीक है, कि भाई वो अपनी साइज को बिगर कर लेगा, जिसी को अपन बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। आपने सुना होगा कि कोई बॉडी बिल्डर होता है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोफाइड होता है, ठीक है, तो उसकी जो मसल्स होती है बहुत ज़्यादा फुली फुली दिखती हैं, क्योंकि उसकी मसल्स ने अडेप्ट कर लिया है उस हैवी वेट को, जिसके लिए अपन उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। अगर सेल अडेप्ट कर लेती है, देन अगर वो स्ट्रेस और बढ़ता रहा तो क्या होगा, सेल को हो जाएगी इंजरी, ठीक है। अब इंजरी दो तरीके से हो सकती है। अगर वो थोड़ा कम है स्टार्टिंग फेज में, तो जो इंजरी होगी वो रिवर्सेबल हो जाएगी। अगर आपने वो स्ट्रेस हटा दिया तो जो इंजरी है वो वापस बैक टू नॉर्मल पहुंच जाएगी। लेकिन अगर वो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है, जिसके बाद कि वो सेल नॉर्मल बन ही नहीं पाएगी, ठीक है, उस सेल को इतना डैमेज हो चुका है कि वो सेल नॉर्मल नहीं बन पाएगी, तो उसको अपन बोल देंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब देखो, अब इरिवर्सिबल सेल इंजरी का एक ही नतीजा है, वो है सेल डेथ। अगर किसी को इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई तो उसका सेल डेथ होना पक्का है। अब सेल डेथ भी दो तरीके से होती है, वैसे मेनली चार तरीके से होती है, लेकिन इसमें मैंने दो तरीके से लिखा है क्योंकि मेजर दो तरीके से होती है। सबसे पहली नेक्रोसिस और दूसरी अपोप्टोसिस, ठीक है। अब इन सब के बीच में डिफरेंस अपन पढ़ेंगे आगे वाली वीडियोस में, लेकिन आप ये एक ओवरव्यू समझ लो सबसे पहले, ठीक है। आपने ओवरव्यू समझ लिया तो ये भी वही चार्ट में गिवन है, ये हर्षमल का चार्ट है असल में। नॉर्मल सेल है, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ा, डिमांड बढ़ी उसकी, उसने अडेप्ट किया, ठीक है। अडेप्ट करेंगे, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया, बहुत चीज़ें होती है अडेप्टेशन में। मैंने आपको बस एक एग्जांपल बताया, अडेप्टेशन का भी पूरे एक वीडियो आएगा। और स्ट्रेस अगर अपन रिमूव कर देंगे तो सेल नॉर्मल पहुंच जाएगी, ठीक है। मेरे बात है मॉडल टू मॉडरेट स्ट्रेस, कि स्ट्रेस आपने थोड़ा ज़्यादा दिया है तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। उसमें बहुत सी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी जो अपन आगे देखते हैं। और अगर आपने स्टिमुलस हटा दिया तो सेल रिपेयर और हील हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रेस बहुत दिनों तक बढ़ता रहा, परसिस्टेंट स्ट्रेस, तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी, कि सेल अब नॉर्मल बन ही नहीं सकती। सेल का क्या हो जाएगा, सेल डेथ। सेल डेथ के दो तरीके हैं, अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के थ्रू। तो देन अपन लोग अब देखते हैं, जो अपना सेकेंड पार्ट है, कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, ठीक है, जिसमें बोलते हैं ईटियोलॉजी। भाई ऐसे ऐसा ना समझना, भाई ऐसा वैसा मत समझना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि ये आपको, अगर अपने बेसिक आप क्लियर हो गए ना, अगर आपके बेसिक क्लियर हो गए तो आप आगे जो एडवांस क्वेश्चन आएंगे उसको तो आप कर ही लोगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक्स में सेल इंजरी बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे उसको अच्छे से पढ़ना भाई। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा इटियोलॉजिकल एजेंट आता है वो आता है हाइपोक्सिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन है ये, मोस्ट कॉमन हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का जो मतलब होता है, देखो, हाइपो मतलब कम और ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। हाइपोक्सिया का मतलब सीधा सीधा होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाना।
देखो हर टिश्यू को रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसी को अपन बोल देंगे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया ही लीड करता है इस्कीमिया को, ठीक है। ये सब एक ही टाइप की टर्म्स है, तो आप लोग बस याद रखना हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है, मेन कॉज डिक्रीज O2 सप्लाई। देखो इस्कीमिया में क्या होता है, ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाती है, ठीक है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है किसी ऑर्गन को। जैसे आपने सुना होगा इस्कीमिक अटैक हो गया किसी के हार्ट में, मतलब कि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई, और जो जहाँ जहाँ की कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हुई है वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुँचा और वहाँ की सेल डेथ हो गई, ठीक है। सबसे पहला हमारा होता है ऑक्सीजन। देन अपना सेकंड आता है फिजिकल एजेंट्स। देखो फिजिकल एजेंट्स में बहुत सारे एजेंट्स आ सकते हैं। किसी को चाकू मार दिया, ट्रॉमा। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, झटका लगा। आपने सुना होगा कि जब किसी को झटका लगता है तो उसके कभी कभार हाथ या पैर भी काटने पड़ जाते हैं, क्योंकि वो जो टिश्यू होता है वो सड़ने लगता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। रेडिएशन, रेडिएशन कितनी इंपॉर्टेंट सेल इंजरी है, क्योंकि देखो जब रेडिएशन की वजह से ही जो जीनोम है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर वगैरह कॉज होते हैं। जब कैंसर पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छे से जानेंगे अपन। फिर अपना आता है केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स। एसिड, एल्कली, पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड, साइनाइड एक्सेट्रा, कितनी सारी न्यूमरस चीज़ें को, बहुत सारी चीज़ें गिना सकता हूँ मैं, लेकिन मैं आपको बस बेसिक दे रहा हूँ, ठीक है। क्या हो गया इसको, हाँ, एसिड अपना सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एल्कली कॉस्टिक सोडा, कंसनट्रेटेड NaOH एक्सेट्रा। देन अपना आता है चौथा माइक्रोबियल एजेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जितने देखो एक जो सेगमेंट होता है डिजीज का, पैथोलॉजी का, उसमें बहुत बड़ा सेगमेंट है माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स का। क्योंकि देखो बैक्टीरिया, वायरस, ये सब अपने स्किन में कितने सारे प्रेजेंट है, आपको पता है। थोड़ा सा कट लगा, इन्फेक्शन हो गया, फिर लेके घूमते रहो 1-2 हफ्ते तक। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगा एक्सेट्रा, ये सब भी सेल इंजरी कॉज करते हैं। देन अपना आता है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट से आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। इम्यून सिस्टम कैसे, देखो तो कुछ कुछ जो डिजीज होती है वो ऑटो इम्यून होती है, यानी कि खुद का जो इम्यून सिस्टम है, बी सेल, टी सेल, ये खुद को डैमेज करने लगते हैं, खुद की ओन टिश्यू को पहचान नहीं पाते और डैमेज करने लगते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मायसिना ग्रेविस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और ये बहुत सारे हैं जिसके बारे में अपन आपको पता है, आगे तो पढ़ेंगे ही। देन अपना आता है न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट। यानी कि देखो आपने सुना होगा कि जो जो भी बच्चे हैं, अगर बच्चों का खान पान अच्छा नहीं है तो उनको डिजीज ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर किसी को प्रोटीन, क्योंकि देखो प्रोटीन किस में काम आता है, प्रोटीन बनाने में काम आता है, एंटीबॉडीज, इन सब में प्रोटीन, इन सब को बनाने में प्रोटीन काम आता है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, दैट लीड टू लो इम्यूनिटी और मोर मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। इसलिए अपन उसको न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट्स को भी इंजरी में रखते हैं। फिर अपना आता है एजिंग। देखो एक पूरी एजिंग के ऊपर एक लेक्चर डाल दूंगा मैं, जिसमें अपन लोग सैटेलाइट्स वगैरह, माइक्रो सैटेलाइट्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो एजिंग भी एक फैक्टर है, बुढ़ापे होते होते सेल इंजरी होने लगती है, उसी को बचाने के लिए सैटेलाइट्स होते हैं। देन अपनी आती है साइकोजेनिक इंजरी। देखो इसका जो मतलब होता है ना, कि आपने सुना होगा, ये मेनली प्लेसिबो पे काम करता है। आपने सुना होगा जो इंसान सो बस ये उदास रहता है, उदास रहने से ही बहुत सी डिजीज होने लगती है, ठीक है। देखो अब इसका मैं आपको एक साइंटिफिक अगर बताऊं तो, कोई अगर उदास है, सैड है, तो दैट लीड टू इंक्रीज वेगल टोन। अब वेगल टोन में बढ़ती है जिसकी वजह से इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको मैंने एक बता दिया। फिर अपना आता है इटारोजेनिक कॉज। इटारोजेनिक कॉज का मतलब होता है ये डॉक्टर की वजह से हुआ है, ठीक है। जैसे कि कोई आपने अपन ने ड्रग्स दिया, अब कोई देखो दुनिया में कोई भी ड्रग, कोई भी दवा अच्छी नहीं है, सबके साइड इफेक्ट हैं, लिख के ले लो, लेकिन हमको रिस्क एंड बेनिफिट्स पे चलना पड़ता है। अगर उस ड्रग से अपने को फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, रिस्क और इंजरी कम है, हम वो ड्रग देते हैं। यानी 10th आती है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब भाई, देखो अभी हम लोग इतने एडवांस हुए नहीं है कि कॉज पता लगा पाए उस डिजीज़ का, लेकिन
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती जाएगी अपन लोग पता लगा पाएंगे काफ़ी सारी इंजरीज का। ठीक है, इडियोपैथिक मतलब होता है अननोन कॉज। देन यार, देन अपन आते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी पे। ठीक है, पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। पैथोजेनेसिस को हम लोग डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉज की, क्या कॉज की वजह से, जैसे ईटियोलॉजी की बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया था ना, वैसे ही ईटियोलॉजी के बेसिस पे उसकी पैथोजेनेसिस कैसे हो रही है, क्योंकि हर जो कॉज है उसकी पैथोजेनेसिस अलग होती है। लेकिन मैं आपको क्या बताया था, मोस्ट कॉमन कौन सा है, हाइपॉक्सिक सेल इंजरी। हाइपॉक्सिक मतलब डिक्रीज ऑक्सीजन, और इश्यमिक मतलब डिक्रीज ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई कम हो रहा है तो उसमें मेनली ऑक्सीजन भी कम होता, डिक्रीज ऑक्सीजन भी होता ही है। तो देखो, किसी बंदे को इस्कीमिया हुआ, ठीक है, अब इस्कीमिया हुआ तो एटीपी कम बनेंगे, क्योंकि एटीपी बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को, ऑक्सीजन। अब एटीपी कम हुए तो बहुत सी चीज़ों का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने को मेम्ब्रेन, प्रोटीन, लिपिड सब कुछ बनाने के लिए क्या चाहिए, एटीपी। अपने पास नहीं है एटीपी, तो ये हो गई मेम्ब्रेन और फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस हो गया कम। देन अपने पास एटीपी कम हुए तो अपना जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है वो काम करना कर देगा बंद, जिसकी वजह से हो जाएगी सेल के अंदर पानी भरता जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो क्या करता है हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, इन द एंड टोटल सॉल्यूट को बाहर भेजता है। जैसे क्या था अपना, रियल में क्या करता है, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर। क्या था, ये अगर सेल है, ठीक है ना, 2 पोटेशियम अंदर, 3 सोडियम बाहर। तो इन द एंड टोटल नेट एक आयन को वो बाहर भेज रहा था, ठीक है, 1 आयन को बाहर भेजा था। तो यहां पर वो कम कर रहा था ऑस्मोलैरिटी को। तो जैसे यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कम की तो यहाँ पे पानी नहीं आता है, लेकिन जैसे ही अगर एटीपीएस पंप बंद हुआ तो यहाँ पे आयंस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से आयंस को फॉलो करते करते कौन आएगा, पानी। इसकी वजह से हो जाएगा सेल स्वेलिंग। देन देखो, और एटीपी कम हुआ इसकी वजह से कैल्शियम बढ़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन तो है नहीं, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की सेल मेम्ब्रेन होगी, वहाँ से भी कैल्शियम लीक आउट करेगा बाहर साइड, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, फॉस्फोलिपिड वगैरह नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से कैल्शियम बाहर आ जाएगा। देन टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स बनना चालू हो जाते हैं। ये रिपरफ्यूजन इंजरी में आएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन आप सबसे पहले बेसिक समझ लो। ठीक है, अब कैल्शियम आ गया बहुत सारा साइटोप्लाज्म में, जिसकी वजह से वो बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करा देता है। फॉस्फोलाइपेजेस यानी कि जो फॉस्फोलिपिड को तोड़ते हैं, प्रोटीजेस जो कि प्रोटीन को तोड़ते हैं, और एंडोन्यूक्लियसेस भी होते हैं जो कि जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ते हैं, और सब कुछ इन द एंड लिपिड टूटेगा, साइटोस्केलेटल प्रोटीन टूटेगा, और न्यूक्लिक एसिड टूटेगा, जिसकी वजह से सेल इंजरी और मेम्ब्रेन डैमेज और न्यूक्लियर डैमेज ये सब होगा। देन देखो, अब मेम्ब्रेन घातक तरीके से डैमेज हो गई। अब मेम्ब्रेन घातक तरीके से डैमेज हो गई तो क्या होगा, बाहर अंदर की चीज़ें बाहर जाएंगी। अंदर की चीज़ें कौन कौन सी है, न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियस का मटेरियल डिस्टर्ब होगा, सेल डेथ हो जाएगी, और जो एंजाइम्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा SGOT, LDH, ये सब मार्कर होते हैं कार्डियक डैमेज के। देखो, ये आपको ज़्यादा समझ नहीं आया तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको फिर से बताऊंगा। ये तो नॉर्मल हर्षमन का चार्ट है, मैंने खुद का बनाया अपना, उससे पढ़ाऊंगा आपको। तो देखो, आपको जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंजरी अपन इंजरी को 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ठीक है, ये मेजर है। अपन इंजरी को 2 टाइप से क्लासीफाई करते हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो अपन कल की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी, देन अपन पढ़ेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी, और उसके बाद अपन तीसरी वीडियो में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, तो यार होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है
तो ज़रूर अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक ले गुड बाय।